अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं हकीम नज़ीर अहमद चौधरी हमदर्द से दवाखाना चूनिया से आप सब दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज चंद एक चीज़ें जो कि बहुत ही ज़रूरी समझी मैंने और आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। उम्मीद है कि तमाम नए आने वाले हुक्मा को फ़ायदा देंगी और जो तमाम मेरे सीनियर हुक्मा हैं वो भी इसके ऊपर रोशनी डालेंगे इंशाअल्लाह, और हिकमत व तिब की खिदमत को बेहतर से बेहतर अंदाज में किया जा सकेगा। आइए सबसे पहले देखते हैं जी कि हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज तक अगर उनको पूछा जाता है किसी भी तबीब से तो वो दुरुस्त जवाब नहीं दे पाता, और फिर एक पलंदा होता है डिटेल के लिए और उस चीज़ के उस सवाल के जवाब के लिए जिसकी समझ ही नहीं आती। सबसे पहली बात, हमारे पास जो कुल इखलात हैं उनको हमने मद्देनज़र रखना है, जो कि 4 हैं, वो कभी भी 3 नहीं हो सकती। दूसरी बात, नज़रिया मुफरदुल अज़ा जो है उसके अंदर जो मिजाज हैं वो भी कुल 4 हैं जो कभी भी 3 नहीं हो सकते। फिर इसका जो इलाज है वो किस तरह से है और क्या किसी खिल्लत की वजह से या मिजाज की तब्दीली की वजह से उसका इलाज मुमकिन है या नहीं है, इसके ऊपर भी मैं आज आपके सामने चंद चीज़ें रखूँगा। उम्मीद है कि मेरे हुक्मा दोस्त इसको पसंद करेंगे। चलें जी, सबसे पहले देखें कि कोई भी जो मर्ज़ है, चाहे आप उसको मर्ज़ समझें या उसको अलामत समझें, वो तब ही होता है जब किसी भी खिल्लत में ज़्यादती होती है, जैसा सुफरा में ज़्यादती, बलगम में ज़्यादती, रिया में ज़्यादती, सुदा में ज़्यादती, या फिर इस तरह से अगर मैं इसको नज़रिया की ज़ुबान में कहूँ तो ये हो सकता है कि उज़लाती प्रॉब्लम, मुखाती प्रॉब्लम, सुफरावी प्रॉब्लम और जिसको गुदी प्रॉब्लम कहा जाता है, और इस तरह से असाबी प्रॉब्लम। अब क्या एक सेहतमंद इंसान जो है उसका मिजाज सुफरावी, उज़लाती, गुद्दी, असाबी और मखाती हो सकता है? मेरा ये मानना है कभी भी नहीं हो सकता। एक सेहतमंद आदमी का मिजाज वही है जो खून का मिजाज है, और खून के अंदर चूँकि बाकी तमाम अखलात जो हैं वो थोड़ी थोड़ी मकदार के अंदर शामिल होती हैं। जब उनकी मकदार का एक हद लेवल बढ़ जाता है फिर वहाँ पे मर्ज़ या अलामत पैदा होती है। तो इसका इलाज जो है वो भी बहुत ही आसान है अगर हमें समझ आए। सबसे पहली बात कि जिस खिल्लत में ज़्यादती हुई है उसी खिल्लत से मुताबिकत रखने वाली अलामत या मर्ज़ पैदा होती है, और वो कब होती है? जब खून के अंदर वो खिल्लत ज़्यादा हो जाती है या वो बढ़ जाती है, तो फिर वो मसला जो है वो जन्म लेता है। अब उस मसले का हल क्या मिजाज की तब्दीली है? हरगिज़ नहीं। देखें, मैं माजरत खा हूँ उन हुक्मा से जो सिर्फ बहस करें, बहस नहीं करें बल्कि दलाइल से बात करें और अपने कमेंट्स दें। मुझे अच्छा लगेगा, और अगर मैं कहाँ पे गलत हूँ तो मुझे दुरुस्त करें, मुझे वो भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप गलत हैं तो मज़ीद अपनी रिसर्च को बढ़ाएं और अपनी दुरुस्तगी करें। एक मैं मिसाल देने लगा हूँ। फ़र्ज़ करें कि किसी को पीला यरकान हो गया है, तो फ़ौरन से ये बात समझ आती है कि खिलते सुफरा का खून के अंदर इजाफा हो गया है। फ़ौरन ये समझ आएगी कि उस बंदे का उस वक़्त मिजाज गर्म खुश्क है। अब उसका मिजाज जो है वो गर्म खुश्क ज़रूर है। क्यों हुआ है? क्योंकि खिलते सुफरा की खून के अंदर जो मकदार थी वो ज़्यादा हो गई है। अब उसका जो इलाज है, हमें पता है कि गर्मी खुश्की की मकदार का बढ़ जाना ही खिलते सुफरा में ज़्यादती का बायस बनता है। तो इसका इलाज करने के लिए हमें बहुत आसान जो फार्मूला है वो ये है कि सर्द तर चीज़ों का इस्तेमाल करना। अब अगर मैं नज़रिया मुफरदुल अज़ा की जो बेसिक फ़िलॉसफी है जो आजकल पेश की जाती है उसकी बात करूं
तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर चौथे दर्जे की मैं बात नहीं कर रहा, वहाँ पे मैं बात इस तरह से करना चाह रहा हूँ कि अगर 4 नंबर की मर्ज है तो उसका इलाज 5 नंबर से करें, जो कि गर्म तर बनता है। तो ऐसा इलाज गलत तस्वर करता हूँ मैं, और ये गलत होगा। इस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और हो सकता है कि मर्ज जल्दी कंट्रोल ना हो। आसान तरीन और बेहतरीन हल क्या है कि उसका इलाज सर्द तर किया जाए, और फिर उतनी देर तक किया जाए जब तक खिलते सुफरा जो है उसका लेवल बराबर ना हो। यहाँ पे इस बात को इस तरह से भी समझ लेते हैं कि जब खिल्लत बराबर हो जाएगी, यानी वो गर्मी खुश्की जब अपने एक हद लेवल पे आ जाएगी, तो आपका मिजाज खून वाला मिजाज हो जाएगा, यानी खुद ब खुद ही वो मिजाज गर्म तर मिजाज में तब्दील हो जाएगा। अब इसमें कोई मिजाज की आपने तब्दीली नहीं की, और इस तरह से कई हुक्मा दोस्त जो नए इस फील्ड में आ रहे हैं वो इलाज गलत करते जाते हैं, यानी मिजाज को तब्दील करते जाते हैं, जिससे एक किस्म के मर्ज तो ख़त्म हो जाते हैं, दूसरी किस्म के अमराज या अलामात जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे मैंने बहुत से लोगों से सवाल किया तो उनका एक ही जवाब था कि जी ये तो हकीम साहब की काबिलियत पे होता है कि हकीम साहब कितने काबिल हैं और किस तरह से वो अपने मरीज का इलाज करते हैं। भाईजान ऐसी बात नहीं है। आप जो हकीम साहब को पढ़ाओगे, जो आप अपने बंदों को सिखाओगे, उनकी तरफ से वही काम किया जाएगा। अगर आप उनको कहो कि जी 4 नंबर का मसला है तो 5 नंबर इसका हल है, तो आप उसके साथ ज्यादती कर रहे हो, क्योंकि आप उसको फीड कर रहे हो कि आपने सिर्फ 5 नंबर में रहना है। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दी है, इस तरह से और भी बहुत सी एग्जाम्पल्स दी जा सकती हैं। जैसे फर्ज करें कि अगर किसी को 3 नंबर का प्रॉब्लम है और आप उसका 4 नंबर में इलाज करें, तो शायद आपके करीब तो रिया का कंसेप्ट ही नहीं है, लेकिन रिया है, हकीकत पे मबनी है। उसको कैसे हम जुटला सकते हैं? रियाई मरीज जो है वो तो कभी समझता है कि मुझे जादू हो गया है, कभी समझता है कि मेरे अंदर शैतान आ गया है, कभी कहता है कि मेरे ऊपर टूना हो गया है। चलें, मानते हैं वो चीज़ें बरहक हैं, लेकिन जो आपकी दवाई की वजह से हुआ है उसका जिम्मेवार कौन है? यहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि हकीम साहब जो हैं वो शायद लाइलम हैं। अगर एक बंदे को ये कह दिया जाए कि दार चीनी और जनाब फिर इस तरह से लौंग आप मसलसल इस्तेमाल करो, तो बेवकूफ़ी है। दिल के अमराज तो उसमें बहुत ज़्यादा होंगे, बीपी जो है वो बढ़ेगा, गैस ट्रबल होगा, और इस तरह से बहुत सी चीज़ें होंगी। तो मेरी आपसे बहस नहीं है, मैं सिर्फ आपके सामने एक वाज़ह हकीकत रखना चाहता हूँ कि खिल्लत का इलाज करें, और जब खिल्लत नॉर्मल हो जाए तो फिर आपका जो मिजाज है वो बिल्कुल नॉर्मल मिजाज हो जाएगा।